हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी HTET TGT PGT इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम। NCERT में हमारा थर्ड चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नेम इज़ द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इसमें क्या है देखो, इसमें एक लड़की है कैजिया जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसके अकॉर्डिंग जो उसके फादर हैं वो मतलब बड़े से दिखते हैं, उनके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ा सा माउथ है, नेक, मतलब वो थोड़ा एक एज अ जाइंट वो उनको समझती है, मतलब बहुत राक्षस टाइप के हैं और उससे रूडली बिहेव करते हैं। मतलब वो अपने फादर के बारे में उसकी कैजिया की ये थिंकिंग है। मदर उनको बोलती है, मदर उसको क्या किस नाम से पुकारती है, कैजिया से, ये ध्यान रखना। शी शटर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली टू हिज। मतलब जब भी उसके फादर उसके सामने आते हैं या उसके फादर को वो कुछ कहना चाहती है तो उसके जो वर्ड्स हैं और वो मतलब कांप जाते हैं एक तरीके से, ऐसे मतलब डर डर के नहीं बोलते हैं, मतलब उस टाइप से बोलती है। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि ही ऑलवेज किस हर डॉटर बिफोर गोइंग टू ऑफिस। जो उसके फादर हैं वो हमेशा ऑफिस जाने से पहले उसको किस करते हैं। एंड ऑलवेज आस्क फॉर टी पेपर एंड स्लीपर्स। मतलब हमेशा किन चीज़ों से के बारे में पूछते हैं, चाय, उसके पेपर्स या न्यूज़पेपर हम बोल सकते हैं, और स्लीपर्स यानी कि चप्पल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सब उनके बीच में मतलब कन्वर्सेशन का एक तरीका है। इन चीज़ों के बारे में बात करके वो कैजिया से बात करते हैं। अब है कैजिया की ग्रैंड मदर के साथ कैजिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, एक दिन संडे के दिन क्या होता है, संडे जो ग्रैंड मदर होती है सेंट हर टू टॉक टू हर फादर एंड मदर। गर्ल ऑलवेज फाउंड। तो मतलब जो ग्रैंड मदर होती है वो हमेशा उसको ऐसे बताती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने चाहिए। तो एक संडे को क्या होता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है उसको भेजती है कि अपने मदर और फादर से बात करो। जब भी कैजिया आती है अपने मदर फादर के पास तो मदर हमेशा रीडिंग कर रही होती हैं और फादर क्या होते हैं, हमेशा स्नोरिंग यानी कि सोफ़ा पे लेट के हमेशा खराटे ले रहे होते हैं। तो ग्रैंड मदर उसको क्या बोलती है कि अबाउट फादर्स बर्थडे। संडे को क्या बोलती हैं ग्रैंड मदर की उसके पापा का बर्थडे आने वाला है और उसके लिए गिफ्ट तैयार करे हिम अ पिन कुशन आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। मतलब कि येलो सिल्क वो आइडिया देती है कि तुम ऐसे ऐसे कुशन तैयार करो येलो सिल्क से, मतलब एक सुंदर सा, और बर्थडे पे गिफ्ट दो अपने फादर को। सो ऐसा ही कैजिया करती है कि उनके बीच में रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये बस बच्चों का डर होता है, रिलेशन ऐसा कुछ नहीं होता कि ख़राब है। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर प्रिपेयरिंग गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे। अपने फादर के बर्थडे के लिए वो गिफ्ट प्रिपेयर करती है। तो वो ना मतलब तीनों साइड सील लेती है कुशन की, लेकिन जो फोर्थ साइड होती है ना उसको सोचती है कि वो मैं इसको पहले अंदर से फिल कर दूंगी फिर उसको स्टिच करूंगी। तो उसको फिल करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता। वो क्या करती है, पापा के रूम से पेपर्स उठाती है कुछ, उनको फाड़ फूट के मतलब, तो उसमें कुशन में फिल कर देती है और ऊपर से सील देती है। ठीक है, उसको नहीं पता कि वो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, लेकिन होता क्या है, शी यूज द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके फादर को एक स्पीच देनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी जो कैजिया ने यूज़ कर दी कहाँ पे, अपने कुशन के अंदर। सो इस बात पे उसको बहुत डांट पड़ी। हर फादर पनिश्ड हर, उसके फादर ने उसको पनिश भी किया। सो उस दिन ना कैजिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत परेशान होती है कि मतलब जब भी वो परेशान होती है तो जाती है कहाँ पे, अपनी ग्रैंड मदर के पास। उस रात वो अपनी ग्रैंड मदर के पास ही रहती है और मतलब उसकी गोद में लेटी रहती है और उससे ग्रैंड मदर से पूछती है व्हाट डिड गॉड मेड फादर्स फॉर। मतलब पापा को किस लिए बनाया है गॉड ने, मतलब गॉड ने किस लिए बनाया है पापा को, कि मतलब मेरे को तो ऐसे पनिशमेंट मिल गई और मतलब उसको बहुत बुरा फील हो रहा है। अब है वो अपने देखती है जो नेबर्स हैं। नेबर्स कौन है, मैकडोनल्ड्स हैं जो अगले ही मतलब उनके साइड वाले ही नेबर्स हैं। उनके हैं 5 चिल्ड्रन प्लेइंग टैग गेम्स। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना कि जो अपने वो बच्चों के साथ क्या खेलते हैं, टैग गेम्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट। फादर विद द बेबी माओ, और जो फादर हैं वो किसके साथ खेलते हैं, जो उनका छोटा बच्चा है माओ जिसका नाम है उसके साथ, मतलब उसको गोद में लेते हैं, ऊपर उछालते हैं, इस तरीके से खेलती है। और ये साइट कौन देखता है, कैजिया। तो उसको मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि क्या मतलब सबके फादर मेरे जैसे नहीं है, अभी इसके फादर कितना प्यार करते हैं इससे, मेरे फादर भी काश ऐसे होते। ठीक है, तो वो ये सब सोचती है।
अब है हर मदर, एक दिन उसकी मम्मी जो है वो बीमार हो जाती हैं, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में कौन कौन जाता है? ग्रैंड मदर एंड मदर। तो मदर तो बीमार है इसलिए, और ग्रैंड मदर उनके साथ जाती है मतलब हॉस्पिटल। तो घर में बचा कौन? फादर जो अपने रूम में है, कैजिया जो अपने रूम में है, और जो एलिस, एलिस है कुक, मतलब एलिस जो उसकी देखभाल करेगा पीछे से कैजिया की। लेकिन उसको आता है एक नाइटमेयर, यानी कि सपना आता है बुरा सा। उसमें क्या दिखाई देता है उसको? द बच्चर विद द नाइफ, मतलब एक ना ऐसे एक तरीके से जायंट हम बोल सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान एक चाकू उठाया हुआ है जो ये एनिमल्स को कट कर देता है, वो मतलब एक रस्सी दिखाई देती है। तो वो रोने लग जाती है, ग्रैंड माँ। शी वेक शिवरिंग टू सी फादर, तो वो मतलब उठती है ऐसे कांपते हुए उठती है, लेकिन तो और ये सब आवाज़ सुन के, उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसके पापा जाग जाते हैं और वो उसके पास आ जाते हैं। तो जब वो देखती है कांपते हुए फादर बिसाइड हर बेड की, फादर जो है उसके पास बैठे हुए हैं, कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हैंड में क्या है? एक कैंडल। और वो बोलती है आई वांट ग्रैनी, ग्रैनी होता है ग्रैंड मदर, ठीक है, तो मुझे मम्मी मतलब ग्रैंड मदर चाहिए। बट हर फादर केम डाउन टू हर रूम, मतलब उसके फादर उसके रूम में आ चुके हैं अब, ठीक है। शी लेफ्ट, शी फेल्ट, तो उस टाइम मतलब वो उसको अच्छे से हग कर लेते हैं और प्यार से अपने साथ ऐसे हग करके उसको सुलाते हैं कि बेटा सो जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब इस तरीके से जैसे अपने बच्चे के साथ हम करते हैं उस तरीके से वो करते हैं उसके फादर। तो उस दिन उसको क्या फील होता है कैजिया को? ही वॉज टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो वो सोचती है कि मेरे फादर भी जो हैं वो बुरे नहीं हैं, वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं पूरा दिन, मतलब जब शाम को घर आते हैं तो वो थक चुके होते हैं, और वो मिस्टर मैकडोनल्ड की जैसे बनने की मतलब बनने से थक चुके होते हैं एक तरीके से, उन जैसा प्यार मतलब वो शो नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते। हाउ शी हैज़ नाउ शी हैज़ नो मोर फियर ऑफ हर फादर, तो अब उसको अपने पापा से कोई भी डर नहीं है। सो ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन हम देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये है अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है कि कैसे कैसे उन्होंने जो अपनी डिस्कवरीज की और वो कैसे थे बचपन में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में उनका बर्थ हुआ, जर्मनी में। कहाँ पे? उल्म सिटी में। हर मदर थॉट अब एल्बर्ट वाज अ फ्रीक, कि एल्बर्ट जो है एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब किसी भी चीज़ के एक तरीके से किसी एक चीज़ का ऑब्सेशन होना, मतलब पगला से टाइप हम बोल सकते हैं, किसी एक चीज़ के पीछे पगले से, ठीक है। तो उनकी मदर उनको क्या सोचती थी कि वो है एक फ्रीक जिनको पसंद है लव मैकेनिकल टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ उनको पसंद है, मतलब हर तरफ मैकेनिकल चीज़ें ही उनको सूझती हैं। 2.5 साल की उम्र में स्टिल नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं करते थे, मतलब बोलना उन्होंने नहीं सीखा था, और जब सीखा तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, अटस ट्वाइस, ठीक है। और जो उनके प्लेमेट्स थे उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना कि उनके प्लेमेट्स उनको क्या बोलते थे और मदर क्या बोलती थी? फ्रीक। नेक्स्ट है, अब ये है उनके बारे में कोई जो मैथमेटिशियंस थे उनके बारे में, ये कितना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उनका एक बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे उनको मैकेनिकल चीज़ें पसंद थी। अब है माजा। माजा होती है उनकी सिस्टर जो न्यू बॉर्न सिस है, उसके बारे में वो क्या बोलते हैं? फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, वो बोलते हैं कि हाँ मतलब सिस्टर तो ठीक है लेकिन इसके जो व्हील्स हैं वो कहाँ हैं। जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने क्या सीखा? वायलिन, और वायलिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी बजाया और उसमें बहुत अच्छे स्किल हासिल की एक तरीके से, और जब वो मैच्योर हो गए तो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। ये जो है ना आपको दिया हुआ है, इससे ये अगले पेज पे कनेक्ट कर रहा है कि जो ऑर्डर्स वगैरह, सॉरी जो ये ओटो न्यूबर्ग हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथ टोल्ड अ स्टोरी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी सुनाते हैं। क्या? फ्रॉम साइलेंस ऑन सपर टेबल ही सेज, साइलेंस में एक सपर टेबल के ऊपर वो क्या बोलते हैं? द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऑन हिज पेरेंट्स क्वेश्चन अबाउट साइलेंस, क्या बोलते हैं कि साइलेंस जो उसके पेरेंट्स के क्वेश्चन है कि वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, तो क्या रिप्लाई करते हैं? बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अब से एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, की अब से हर चीज़ ऑर्डर में होगी, यानी कि सीक्वेंस में होगी। तो ये एक छोटा सा वैसे रेफरेंस दिया हुआ है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो चले गए मुनीच, वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच में चले गए, ठीक है। 14 साल की उम्र में उनको जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए, ठीक है। पेरेंट्स मिलान चले गए और उनको छोड़ गए रिलेटिव्स के पास, तो उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था मुनीच में, और 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। और मुनीच में वो कब आए थे? जब 15 महीने के थे, मतलब वहाँ पे रहने के लिए आए थे। तो उन्होंने मुनीच छोड़ के कहाँ चले गए पेरेंट्स? मिलान में। और मिलान में
उनको छोड़ गए, मतलब मिलान खुद चले गए और जो आइंस्टाइन है उनको छोड़ गए पेरेंट्स, उनको रिलेटिव्स के पास। आइंस्टाइन ने अपनी कंटिन्यू करना चाहते थे स्टडी, कंटिन्यू ही स्टडी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की, मोर लिबरल दैन म्यूनिच, जो कि म्यूनिच से ज़्यादा मतलब एजुकेटेड सोसाइटी थी वहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्टेड थे मैथ्स में, तो बहुत अच्छा करते थे वो, मतलब हाईली गिफ्टेड इन मैथ्स, और फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। आफ्टर स्कूल डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ने का सोचा, उन्होंने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में मैं पढ़ता हूँ, जो कहाँ पे है, एक वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप वेयर वीमेन गेट डिग्रीज, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पे लेडीज़ को भी डिग्री मिलती थी। वहाँ पे वो मिलते हैं किससे, मिलेवा मैरी जिससे उनको लव हो जाता है। ये थी उनके अकॉर्डिंग क्या थी, क्लेवर क्रिएचर। यंग सर्बियन थी, सर्ब यानी कि सर्बियन थी। फेलो स्टूडेंट थी, उनकी सहपाठी थी। फाउंड इंटरेस्ट इन आइंस्टाइन, उनको भी आइंस्टाइन में थोड़ा इंटरेस्ट था। आइंस्टाइन सा हर एज एले यानी कि फ्रेंड, एज अ फ्रेंड उसको देखते थे। अंगेज्ड द मतलब फिलिस्टाइननेस, मतलब कि प्यार वाली फीलिंग्स की बजाय एज अ फ्रेंड उसको देखते थे, तो वो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। रोट आइंस्टाइन क्या लिखते हैं, मतलब वो लिखती है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब जब हम अपनी, जैसे वो उनका जो लव अपना एक्सप्रेस करने का तरीका भी कैसा था, केमिस्ट्री के तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया ऐसे। ये है एक एग्जांपल कि जब हम जो हमारी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसको विक्टोरियस लेवल पे पहुंचाएंगे, विक्टोरियस यानी कि जब वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगी तो हम कितने खुश होंगे, कितना प्राउड होंगे एक दूसरे पर, मतलब इस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट, जब 21 साल के हुए आइंस्टाइन, मतलब डिग्री कंप्लीट हो चुकी लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, फिर उन्होंने वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की, लेकिन उनको फिर जॉब मिल गई 1902 में, कहाँ पे, इसकी टेक्निकल एक्सपर्ट की, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली कहाँ पे, बर्न में, पेशेंट ऑफिस में, इन द पेशेंट ऑफिस बर्न में। सो ये याद रखना, 21 साल की उम्र में उनको कौन सी जॉब मिली, टेक्निकल एक्सपर्ट की। ही कॉल्ड हिज डेस्क, अब अपने डेस्क से उनको बहुत प्यार था, और वो क्या बोलते थे अपने डेस्क को, नाम क्या दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये ध्यान रखना यहाँ से। नेक्स्ट है 1905 में न्यूज़पेपर्स में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब आ गई थी एक तरीके से। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम डिस्टेंस आर एब्सोल्यूट, मतलब ये इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कौन सी थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो किसकी थी, मास एंड एनर्जी के बिटवीन रिलेशनशिप को बताती थी। ही वेंट टू मैरी मिलेवा, अब वांट्स टू मैरी, अब वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद। बट हिज मदर, लेकिन उसकी मदर जो थी वो इसकी एंगेज्ड थी, क्योंकि उनको मिलेवा पसंद नहीं थी। मिलेवा क्यों नहीं पसंद थी, एक तो वो 3 साल बड़ी थी एल्बर्ट से, और दूसरा लुक लाइक अ बुक लाइक ही, मतलब जो उसकी इंटेलिजेंस थी मिलेवा की, वो भी आइंस्टाइन की मदर को पसंद नहीं थी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने अपनी वेडिंग जो थी वो कैंसिल कर दी, और फिर बाद में इनका मतलब इनकी शादी नहीं होती है। फिर वो शादी करते हैं, मैरिड इन जैन 1903, उनसे होते हैं 2 बच्चे। कुछ साल तक मैरिज ठीक चलती है और फिर डाइवोर्स हो जाता है। मिलेवा लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी, तो जो मिलेवा होती है, मतलब उस टाइम उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो फिर उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने मतलब शादी करी। तो मिलेवा होती है ना जो अपना इंटेलेक्ट खोने लगते हैं, अब टाइम के साथ जो लेडीज़ होती हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे 2 सन भी हो गए उनके, ठीक है, तो और भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो हमेशा अपने इन्वेंशंस में ही लगे रहते थे, अपने काम में ही लगे रहते थे। सो उनका डाइवोर्स हो जाता है 1919 में। आइंस्टाइन फिर से शादी कर लेते हैं किससे, उनकी कज़न एल्सा से, ठीक है, सेम ईयर, उसी साल शादी कर लेते हैं जिस साल उनका डाइवोर्स होता है। 1915 में फेम का टाइम ये आता है उनका। जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी पब्लिश हो गई। अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, प्रूफ क्या था
इसका एक्लिप्सिस ऑफ द सन, ठीक है। ये मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई पहले क्या थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये था ग्रेविटी से रिलेटेड और सन से रिलेटेड बस। न्यूज़पेपर ने क्या कहा इसको, हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूज़पेपर ने क्या कहा, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखना। 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजिक्स। अब था नाजी पार्टी, आपने सुना ही होगा, जर्मनी, हिटलर, ठीक है। नाजी पावर में आई हुई थी कहाँ पे, जर्मनी में 1933 में। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूएस, जो एमिग्रेट हो गए कहाँ पे, यूएस। 5 साल बाद डिस्कवर 5 ईयर लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कवर किया है, जिससे कि अमेरिकन्स जो थे वो अपसेट हो गए और डर गए कि उनके पास तो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है। नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज, ठीक है, अब वो नाजीज से डर गए और टू बिल्ड एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया एटॉमिक बॉम्ब बनाना सीक्रेटली। फेसिज्म क्या होता है, फेसिज्म होता है तानाशाही, ठीक है, तानाशाही जो गवर्नमेंट होती है वो किसकी थी, नाजीज की। नेक्स्ट है राइट, जो आइंस्टाइन होते हैं वो सीक्रेटली लेटर लिख देते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और क्या लिखते हैं उसमें, और जो प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट, तो वो लिखते हैं कि एक सिंगल बॉम्ब से अगर चला दिया तो क्या होएगा, डेस्ट्रॉय होल पोर्ट, मतलब पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। द अमेरिकन्स रेडी इट सीक्रेटली, अब जो अमेरिकन्स होते हैं वो सीक्रेटली बना लेते हैं उस बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब को, एंड ड्रॉप्ड सिटीज़, और किन सिटीज़ पे गिरा देते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, अगस्त 1945 में। सैड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ये सब जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ हिरोशिमा एंड नागासाकी का, आपको पता ही है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उस डिस्ट्रक्शन के बाद जो आइंस्टाइन है वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और गवर्नमेंट को एक, वर्ल्ड गवर्नमेंट को, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं कि लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, किसी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि, लेकिन फिर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में और वर्क करते हैं पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, पीस, शांति, ठीक है, इन सब के लिए वो वर्क करना चाहते हैं। फिर डेथ हो जाती है 1955 में एट द एज ऑफ 76 ईयर्स, ठीक है। तो उनके बारे में जो भी था, एक विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन एंड अ मच साइंटिस्ट, जीनियस, आपको पता ही है आइंस्टाइन क्या थे क्या नहीं थे। नेक्स्ट हमारा लेसन देखते हैं, द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक एंड द मिरर इज़, इसके राइटर हैं वैकोम मोहम्मद बशीर। ये है स्टोरी एक डॉक्टर की, डॉक्टर जो कौन है, होम्योपैथ, और वही है हमारे नरेटर जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कॉन्फ्रंट किया एक स्नेक को और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर कौन है। डॉक्टर है एक होम्योपैथ जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, अनमैरिड है, छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट या रूम में रहते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नॉट इलेक्ट्रीफाइड, 2 विंडोज़ हैं, और जो आउटर रूम फेसिंग यार्ड, जो बाहर वाला रूम है जो वो आंगन में खुलता है, मतलब उसके में क्या होता है कि स्नेक की वजह से ना उसके रूम में चोरी हो जाती है, और जो रूम में था उसके पास वो क्या था, 16 रुपये सूटकेस में थे, एक शर्ट, धोती और एक ब्लैक कोट था, ठीक है। तो ये सब उनका चोरी हो जाता है। वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसे शुरू हुआ। हॉट समर नाइट की बात है, गर्मियों की बात है, एक रात की बात। मील सेट, मतलब वो अपना जो खाना है वो रेस्टोरेंट में ही खा के आते थे, आके लाइट नहीं थी इसलिए कैरोसिन लैंप चला लेते हैं, टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, और एक बुक उठाते हैं। अब बुक का नाम ध्यान रखना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बुक का नेम मैटेरिया मेडिका, ये ध्यान रखना बस। ये मतलब एक आध पॉइंट होते हैं ना, जैसे कौन सी गेम खेल रहे थे, कौन सी बुक पढ़ रहे थे, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से ये ध्यान रखना, ठीक है। लुक एट द मिरर, तो वो अब यंग हैं, मिरर की तरफ देखते हैं, मिरर की तरफ उनका ध्यान चला जाता है, देखते हैं, कंघी करने लग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मैं शेव किया करूँगा, शेव डेली, एंड ग्रो अ थिन मोस्टेक, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाऊंगा और वैसे शेव करूँगा, मतलब मूछें रखूँगा थोड़ी सी, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए वो ये डिसाइड करते हैं। फिर एक अट्रैक्टिव सी स्माइल रखूँगा अपने फेस पे, ये सोचते हैं रोज, मतलब, और फिर सोचते हैं कि मैं एक अच्छी डॉक्टर से शादी करूँ, थिंकिंग ऑफ मैरी अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड हैड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, मैं उससे शादी करूँगा, ठीक है। शी हैड टू बी फैट फॉर वैलिड रीज़न, और वो सोचते हैं कि वो थोड़ी सी फैटी भी होनी चाहिए, और उसका रीज़न क्या है कि जब डॉक्टर भागे तो वो उसको पकड़ ना सके, बस ये रीज़न है उसका। अब आता है स्नेक की बारी। स्नेक आ जाता है, उसके रूम में आया हुआ है,
अ फैट स्नेक ओवर द बैक ऑफ हिज चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पे आ बैठता है, चेयर पे से मतलब आके उसके कंधे पे आ बैठता है। स्प्रेड आउट हिज हेड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर से उसकी जो लेफ्ट आर्म है यहाँ पे मतलब एक तरीके से कंधे पे आके बैठ जाता है, और उससे 2 से 3 इंच दूरी है स्नेक का मुंह और जो हमारे नरेटर हैं उनका फेस भी, ठीक है। स्नेक स्टार्टेड लुकिंग एट द मिरर, जो स्नेक है वो मिरर में देखना शुरू कर देता है। पहले वो बाजू पे आता है, धीरे धीरे मतलब वो और ज़्यादा नज़दीक से देखना चाहता है स्नेक मिरर को, फिर वो उसकी गोद में आ गिरता है, फिर टेबल पे जाता है, मतलब टेबल पे मूव कर जाता है और मिरर की तरफ मूव करता है। टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है मिरर, ठीक है। देयर, अब जब वो स्नेक है टेबल की तरफ मूव किया तो डॉक्टर को चांस मिल गया कि वो उठे, वो तो आराम से चेयर से उठ गया और भागा और घर से वहाँ से भाग गया, और फिर उसने पूरी रात कहाँ स्पेंड की, ही रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस एंड स्पेंट हिज टाइम देयर, उसने पूरा टाइम अपने फ्रेंड के घर स्पेंड किया। केम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग, लगभग 8:30 बजे अगली सुबह वो आए 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो सामान उठा के वहाँ से लेके जा सके, लेकिन उनको क्या पता लगता है कि वहाँ पे चोरी हो चुकी है, रोबरी देयर इन हिज रूम, और सिर्फ वहाँ पे क्या बचा है, एक वेस्ट, और वो भी गंदा सा। वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है जैसे एक तरीके से स्लीवलेस कोट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या पता लगता है कि वहाँ पे चोरी हो चुकी है। ये था हमारा लेसन कि स्नेक के उसमें चोरी भी हो गई एक तरीके से। अब है लिटरेचर पार्ट, लिटरेचर पार्ट फॉर पीजीटी। देखो जॉन्डन, पिछली क्लास में हमने किया था विलियम शेक्सपियर, अब करेंगे हम जॉन्डन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी, पूरा नहीं करवाऊंगी, ठीक है। जॉन्डन फेमस हैं अपने मेटाफिजिकल जो कंसीट्स वो यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में उनके लिए, ठीक है। सो मेटाफिजिकल क्या होता है, मेटा मीन्स होता है बायोंड, बायोंड फिजिकल, यानी कि जो फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है उससे परे वो कुछ कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है जो फिजिकली एक पोएम में दिखाया गया है, मतलब एक तरीके से सिंबॉलिक पोएम है, क्या दिखाई दे रही है कुछ और लेकिन मीनिंग है कुछ और। इंटेलेक्चुअल डेप्थ है उनके जो पोएम है। थीम में थीम क्या है, लव, रिलीजन, कॉम्प्लेक्स इमेजरी एंड कंसीट्स, कंसीट्स यानी कि विट एंड कंसीट्स क्या है, पूरा इंटेलेक्चुअल है मतलब मामला उनकी पोएम्स में। पोएम्स को डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइप में, लव पोएम्स एंड रिलीजियस पोएम्स। लव पोएम्स में आएगी द गुड मोरो, द सनराइजिंग, द फ्ली, मतलब ये ऐसे 2-3 हैं, और इनमें आएगी बेटर माई हार्ट, 3% कोड। इनमें से इंपॉर्टेंट ये है 3% कोड, इसका नाम याद रख लेना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मेजर वर्क्स में आता है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप, मतलब अलग होने के टाइम पे जब दुख होता है तो उसको बोलते हैं विलाप हो रहा है जो, ठीक है। इसमें क्या है, रिटन एज अ फेयरवेल टू हिज वाइफ, फेयरवेल यानी कि उसकी वाइफ से जो वो अलग हो रहा है उसके बारे में है, और कैसे है, यहाँ पे उन्होंने कंसीट यूज़ किया हुआ है, कंसीट यानी कि कंसीट ऑफ अ कंपस। अब क्या है, कंपस यानी कि प्रकार, प्रकार के होते हैं 2 सिरे, ठीक है। उन्होंने कैसे यहाँ पे इसका यूज़ किया, बोला है कि बेशक हम फिजिकली अपार्ट हैं, मतलब ये 2 सिरे हैं एक दूसरे से अलग हैं लेकिन फिर भी ऊपर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोएट हैं वो ये कंसीट यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में। स्टेडफास्टनेस ऑफ ट्रू लव इवन व्हेन फिजिकली अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर होके भी हम जुड़े हुए हैं, ये कहना चाहता है। ये प्रकार के 2 सिरे हैं जैसे। तो नेक्स्ट है द फ्ली, द फ्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो अपना एक फ्ली को यूज़ करते हैं, आप शो फिजिकल लव। फ्ली मक्खी होता है। विटी पोएम, विटी यानी कि जिसमें बुद्धि लगी हो, इस टाइप की पोएम है। वेयर डन यूजेज द इमेज ऑफ अ फ्ली, फ्ली की इमेज यूज़ करते हैं क्या, कि फ्ली ने मुझे भी काटा और मेरी बिलव्ड को भी काटा। इस तरीके से फ्ली के अंदर हम दोनों का ब्लड है, जो है क्या, हम दोनों के भाई मिलने का मतलब फिजिकली हम एक दूसरे से मिल चुके हैं हम, और कहाँ पे, फ्ली के अंदर, बस ये कहना चाह रहे हैं इस पोएम में। मतलब ये बात ध्यान रखना कि फ्ली में अंदर क्या कंसीट यूज है, और इसमें कंसीट ऑफ अ कंपस, ठीक है। नेक्स्ट विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव रेस्टोरेशन एज से, ठीक है। रेस्टोरेशन एज में किस टाइप का मिलेगा आपको, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या सैटायरिकल। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होती है, उसमें जो भी मैनर्स होते हैं उनका थोड़ा सा ना मजाक उड़ाया जाता है कि ये क्या, मतलब जैसे कॉमनली शादी होते हैं, शादी में किसी और से किसी की शादी हो जाए, इस टाइप का कुछ, ठीक है। और जो सोसाइटी होते हैं उसके ऊपर एक से व्यंग्य कसा जाता है, मतलब सटायर उसके ऊपर किया जाता है। अब है उनकी जो कॉमेडी है, जैसे लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड, मॉर्निंग ब्राइड अब विलियम कॉन्ग्रीव का है ये वर्क, तो याद रखना। द वे ऑफ द वर्ल्ड उनका मोस्ट फेमस वर्क है, इसीलिए ये ध्यान रखना, द वे ऑफ द वर्ल्ड। और किस लिए फेमस है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वे ऑफ द वर्ल्ड उनका मास्टरपीस है, इसमें क्या है, मिराबेल
और मिलामेंट के बीच में रोमांस यानी कि उनका लव जो है वो कैसे कोई किसी की मतलब कोई मिलामेंट से उसकी आंट जो है शादी नहीं होने देती, मतलब इस तरीके से कि वो अपनी आंट से परमिशन चाहिए, किसी को किसी से परमिशन चाहिए, इसलिए वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं अपना लव, मतलब बस सोसाइटी का एक तरीके से मजाक उड़ाया हुआ है। जो प्ले है वो कहाँ सेट हुआ है, लंदन में, और अपर क्लास सोसाइटी के ऊपर है और सर्वेंट्स भी हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन लिटरेचर, आपको पता ही है ये रेस्टोरेशन एज के ही हैं। इनका फेमस वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफेल। ये भी एक सटायरिकल पोएम है। इसमें क्या है, ये पॉलिटिकल एलिग्री भी है। एलिग्री क्या होता है, देखो एलिग्री होता है कि जिसमें चाहे करेक्टर हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी यूज़ किया गया है ना, वो एज अ सिंबल यूज़ किया गया, मतलब वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एब्सलम, एब्सलम रिप्रेजेंट करता है एक पॉलिटिकल फिगर को, क्योंकि वो एक बड़े घराने से है, ठीक है। तो और जो है अकिटोफेल है, उसका क्या है, काउंसलर है, और वो किसको शो करता है, पॉलिटिकल स्कीमर, मतलब जो कि स्कीम करता रहता है कि इसके साथ ये कर दो, इसके साथ वो कर दो, मतलब इस टाइप से। तो ये एक इस तरीके से शो किया गया है, ये एलिग्री है। किंग डेविड सन एब्सलम, डेविड जो किंग है उनके सन एब्सलम प्लॉट करते हैं एक ओवरथ्रो हिज फादर, अपने पिता को हराने के लिए, विद द कनिंग एडवाइस ऑफ हिज काउंसलर। काउंसलर का नेम क्या है, अकिटोफेल, मतलब एडवाइस किसकी होती है, ये अकिटोफेल की। सो एक तरीके से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हम बोल सकते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं अपने फादर के अगेंस्ट। सो इसमें है ये। नेक्स्ट जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल। ये क्या है, इसमें लैमुअल गुलिवर है एक हमारे जो मेन जो हीरो हैं, लैमुअल गुलिवर, उनके एडवेंचर्स के बारे में बात की गई है। वो इंग्लिश सर्जन हैं और एक सी कैप्टन भी हैं, कि वो अपनी लाइफ में मतलब शिप में जो ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, उनके एक्सपीरियंस बताए गए हैं 2-3 जगह के। जैसे एक है जो वो होते हैं छोटे छोटे लोग, उनको मिलते हैं, ठीक है, वो उनसे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 4 से 5 इंच के, इस टाइप का, और लेकिन उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इस टाइप का है ये, मतलब गुलिवर्स ट्रैवल। तो इनका नेम याद रखना बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में हमने 5 कर लिए थे, अब ये देख लो 2-3। इसके बाद जस्ट जब फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होते ही मैं आपको अच्छे से फोनेटिक्स करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो मेटोनिमाई। मेटोनिमाई क्या होता है, मेटोनिमाई यानी कि इरेज कर देना, रिप्लेस कर देना, इसको ऐसे लगाओ। रिप्लेस वर्ड्स विच इज़ क्लोजली रिलेटेड, जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देना। जैसे कि क्रोन फॉर किंग, मतलब किंग वर्ड यूज़ करने की बजाय क्रोन यूज़ कर देना। पेन फॉर राइटर, पर्स फॉर मनी। एग्जाम्पल देख लो, ग्रे हेयर्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ओल्ड पर्सन। ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब है सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी क्या होता है, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल, मतलब एक छोटा सा पार्ट यूज़ किया गया है पूरे पार्ट को दिखाने के लिए, एक छोटा सा पार्ट यूज़ किया गया है होल बॉडी को दिखाने के लिए, या पूरे शरीर को दिखाने के लिए, ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, आई हैव 4 माउथ्स। 4 माउथ्स का मीनिंग क्या है कि 4 मेंबर हैं। टू फीड एट होम, मतलब घर पे खिलाने के लिए मेरे पास चार माउथ है। माउथ का मीनिंग क्या है, मतलब मुंह को यूज़ किया गया। मुंह क्या है, बॉडी का पार्ट है, और किसके लिए यूज़ हुआ है, मेंबर्स के लिए, ठीक है। चेक आउट माई न्यू व्हील्स। व्हील्स का मीनिंग क्या है, व्हील्स यानी कि गाड़ी, ठीक है। नई गाड़ी ली है, उसको देखो, गाड़ी का पार्ट है व्हील, लेकिन वो शो किस लिए हुआ है कि पूरी गाड़ी के लिए, पूरी गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फैबल। फैबल मैंने आपको बताया है कि मोरल आइडिया होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो कैरेक्टर के रूप में यूज़ किए होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है कि इस तरीके से फ्रेजेस या वर्ड्स का अरेंजमेंट कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। इंसिडेंट्स इस तरीके से अरेंज किए होते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और एंटी क्लाइमैक्स होता है अपोजिट, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, देखो, लेट अ मैन एक्नोलेजेबल हिज ओब्लिगेशंस टू, पहले हिमसेल्फ खुद के लिए, फिर परिवार, फिर कंट्री और फिर गॉड, ठीक है। मतलब खुद को सबमिट कहाँ पे करना चाहिए इंसान को, सबसे पहले खुद को, फिर फैमिली को, फिर कंट्री और फिर गॉड। और इसका एक और देख लो, आई केम, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, ठीक है। इसके अपोजिट हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। जैसे आई लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज फैमिली, में फैमिली खोई। फैमिली से के बाद किसकी इंपॉर्टेंस है, गाड़ी की, और फिर उससे भी छोटा क्या है, सेल फोन, ठीक है। सो ये था हमारे आज की क्लास। आई होप यू लाइक माई कंटेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।